जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इस चैप्टर से सीबीएसई में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इस चैप्टर का लगभग वेटेज मान के चलें तो 5 नंबर मान सकते हैं, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। एक्चुअल में तो EMI और AC दोनों मिला के वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 8 नंबर 9 नंबर का आता है। बट इस चैप्टर की अगर बात करें तो 4 या 5 नंबर मान के चलते हैं हम, ठीक है। और चैप्टर थोड़ा छोटा सा ही है, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सभी लोग कॉपी पेन निकालें, स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज हम कवर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, बस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज होगा। सेकंड, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जो जनरेटर में यूज होता है, इसका काम आएगा। जनरेटर जो है इसी ये फैराडे लॉ पे ही काम करेगा। फिर हम बात करेंगे फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है मोस्टली, और स्टेट बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है। सेकेंड लॉ जो है उसका फॉर्मूला बताना रहता है और उसका छोटा सा डेरिवेशन जैसा पोर्शन है वो पूछा जाता है। फिर बात करेंगे मोशनल ईएमएफ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इसके बाद हम इससे सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ज्यादा देखिए समय रह नहीं गया है, एग्जाम आने वाली है, तो उसके हिसाब से हमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लेते हैं क्या है। तो जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सुना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी। क्या जाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बस यहां पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेजर करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं कि कितनी लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, हाइपोथेटिकल रहती हैं। जो दिख नहीं रही उसको काउंट कैसे करें, तो इसका एक तरीका बनाया गया। उस तरीके को हम लोग, उस मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मैं एक कॉपी ले लेता हूं, यहां पर ये रखी हुई है ऐसी, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का एक सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया किधर जाएगा, तो सरफेस एरिया का जो वेक्टर रहता है, यानी कि सरफेस एरिया वेक्टर, वो सरफेस से परपेंडिकुलर जाता है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा, अगर ऐसे रखा हुआ है तो सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा। कैसा भी रखा हो, इस टाइप से है तो एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा। हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे। ये क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हो, कैसे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे जा रही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही, उन फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, तो ये हुआ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, कैसे, परपेंडिकुलर, पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तो मैंने जो बताया वही स्टेटमेंट लिखना है। क्या बताया, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेजर कर रहे हैं ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। मतलब किसी सरफेस से जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास होंगी
कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उनको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर मान लो 10 लाइन जा रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? 10। 20 जा रहे हैं तो 20। तो इसके लिए फॉर्मूला बना। फॉर्मूला क्या है? तो इसको हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड आई इंटू में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें जानना है कि कितने एरिया में से वो लाइंस जा रही हैं। अगर मान लो एरिया कम हुआ और फील्ड लाइन ज्यादा हुई तो फ्लक्स हमारा अलग हो जाएगा। एरिया ज्यादा हुआ, फील्ड लाइंस कम हुई तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है कि एरिया कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब अगर यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट देख सकते हैं यहां से। एक और काम कर लेते हैं, यूनिट के अलावा पहले एक और चीज देखते हैं। मान लो कभी ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली ना जाए, कुछ एंगल पे जाए, तब क्या करते? मान लो मैंने ये बनाया एरिया वेक्टर, हाँ ये ले लेते हैं सरफेस, ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा? परपेंडिकुलर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधे ना जाके किसी एंगल पे जाती, जैसे कि ऐसे जा रही होती, ये हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लिया। अब इस कंडीशन पे अगर देखें फील्ड लाइंस ऐसे जा रही और एरिया वेक्टर इधर है, मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में एक एंगल है। क्या है एंगल? कितना ले लेते हैं? थीटा। अब क्या करते हैं? तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखो हमें जो लेना है ना फील्ड लाइंस, वो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर ही जानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट नहीं लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट लेंगे। इधर वाला कंपोनेंट मतलब अगर इसकी बात करें, रिजॉल्व करें, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, एरिया वेक्टर ऐसे है, हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में लेना है। किधर लेना है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अगर लेना है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? बी साइन थीटा। लेना हमें बी कॉस थीटा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया। अब अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाता? तो यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी कॉस थीटा आई इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी कॉस थीटा, और ए है, तो इन दोनों को अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब वैसे भी अगर मैं डॉट रिमूव करता तो एंगल क्या आता? कॉस थीटा, तो हो जाता बी ए कॉस थीटा। वैसे यहां लिखा बी ए कॉस थीटा। तो ये हमारा कब है? जब एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और ये कब है? जब डायरेक्शन में यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, अब यूनिट देख लेते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखेंगे, फिर एरिया की यूनिट लिखेंगे। चलिए इधर देखें यूनिट। यूनिट क्या आएगी? तो पहले एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट पूछी जाती है ना, 1 मार्क्स में इसकी यूनिट पूछी जाती है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? बी इंटू ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और ए क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। इसकी एक डायरेक्ट यूनिट भी होती है जो ज्यादा पूछी जाती है, इसे बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर, साइंटिस्ट के नाम पे बनाई गई। वैसे ही अब सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट लिखनी पड़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। ये देखो डायरेक्ट ये नाम है जो, उनको ध्यान रखो। और एरिया की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और यूनिट हो गई गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर बात करें डायरेक्ट यूनिट, तो डायरेक्ट यूनिट इसकी आती है जिसे बोलते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम सबने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया टीम के बैट्समैन है जिनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, और उनकी बैटिंग तो याद ही होगी। और अफगानिस्तान वाले मैच में जब 200 रन बनाए थे, तो वो तो बहुत शानदार मैच था। अपनी लाइफ का ऐसा मैच हमने कभी देखा नहीं। बहुत ही कम मौके आते हैं जब इस टाइप का क्रिकेट में चमत्कार होता है। ठीक है, तो अब इनमें हम लोग रिलेशन भी समझ सकते हैं कि टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी कि वेबर, भाई दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन होता है? तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। और ये कैसे आया? तो भाई वेबर का मतलब क्या हुआ? वेबर का मतलब हुआ टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो पहले एक टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करो
और 1 मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 टेस्ला को अगर गॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 होता है, मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2। यहां तो मीटर स्क्वायर था, मतलब 2 बार आएगा, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 8। तो ये एमकेएस को सीजीएस में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन। इसको ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में हो सकता है कभी पूछा जाए। अच्छा, अब डायमेंशन भी देख लेते हैं, इसका डायमेंशन भी अलग से पूछा जाता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला और फिर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट रखो, और नहीं याद है तो फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से, F इक्वल टू IBL पढ़ा है हमने, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां से B का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ का, यही आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, करंट का होता है A और लेंथ का होता है L। मतलब अगर लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, M, L से एक L कट हो जाएगा, क्या बचेगा T-2, और A ऊपर गया तो A-1। तो ये आ गया हमारा MT-2 A-1, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। एरिया का क्या लिखेंगे, L²। तो इसको अगर लिखें तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ML² T-2 A-1, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला देख के कुछ तो याद आ रहा, ML² T-2 क्या होता था, एनर्जी का, और एनर्जी की यूनिट क्या होती, जूल। तो और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये एम्पियर -1 है। मतलब मैं इसको ऐसे भी यूनिट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, जूल पर एम्पियर। डायरेक्ट यूनिट मान लो आ जाए कि जूल पर एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो आप डायमेंशन निकालोगे पता चलेगा फ्लक्स की यूनिट होती है, मतलब फ्लक्स का डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आप इसको एक बार नोट करो, मैं जरा देख लेता हूं बोर्ड कैसा दिख रहा है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सारी चीजें सही है, विजिबल है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना इन्हीं को, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, परेशान ना हो। सारे क्वेश्चन कोई भी बोर्ड हो, सभी क्वेश्चन 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक जो आते हैं, नीट के भी इवन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, JEE मेंस के भी कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्चुअल को, इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल आएंगे। मैं सभी वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, नीट के भी कराता हूँ, JEE के भी और बोर्ड लेवल के भी। देखो पैटर्न वही रहता है, बस पेपर में आ जाता है, कभी नीट में आ गया, कभी उसको JEE में दे दिया, कभी 12th में आ गया, तो ऐसे घूमता रहता है, क्वेश्चन तो एक जैसे ही होते हैं। चलिए अब बात करेंगे फैराडे लॉ के बारे में। फैराडे लॉ, तो फैराडे ने लॉ दिए किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, यानी कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या एक्चुअल में देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोले ज्यादा बेटर है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इसके लॉ दिए, कितने लॉ दिए, 2। देखते हैं क्या लॉ दिए। तो पहले हम बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ के, तो ये ले लेते हैं फर्स्ट लॉ। फैराडे ने पहला लॉ क्या दिया, देखो पहले इसको समझो फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कॉइल बना देता हूं, ये एक्सपेरिमेंट में पता चला, लेकिन लॉ समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहां पर ऐसे कॉइल बना दिया, ऐसे, इस कॉइल को मैंने क्लोज कर दिया ऐसे, और चाहो तो यहां गैल्वेनोमीटर लगा लो ताकि पता चले करंट आ रहा है कि नहीं। तो मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया ऐसे, इसको एक काम करो ना, ये गैल्वेनोमीटर में नीडल लगा दो, जी ना लिखने के बजाय ऐसे लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको क्लियर समझ आएगा। अब क्या करो, एक मैग्नेट ले लो, क्या ले लो, मैग्नेट। अब अगर मैग्नेट लोगे तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी या तो आएंगी। मैं अगर अभी देखूं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ऐसे।
कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे। अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो जब मैग्नेट ऐसे रखा तो क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इससे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली जाएंगी किसी भी एरिया से, ये तो एरिया है ना इसका, देखो यहां पर कॉइल का एरिया कौन सा, वही है। तो अगर किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अभी मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि जब इसको मूव कराते हैं, क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, चाहो तो पास की तरफ ले जाओ और चाहे दूर। मैं क्या करता हूं, मैग्नेट को पास ले जाता हूं। जब मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो कॉमन सी बात है, दो चार लाइनें और इससे जाएंगी एरिया से, मतलब कॉइल से। भाई जितना पास जाएंगे, ये वाली लाइन भी इसके अंदर से जाएगी और ये वाली लाइन भी इसके अंदर से जाएगी। मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या पता है, बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, जब मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड्स द कॉइल या कॉइल मूव करेगा टूवर्ड्स द मैग्नेट, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा। हो सकता है मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो फील्ड लाइंस कम जाएंगी, इससे कम जाएंगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम। मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराएं टूवर्ड्स या अवे, फ्लक्स चेंज होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लक्स का चेंज होना। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें अपने आप करंट आया। क्या आया, करंट। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट आता रहेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, करंट आना बंद हो जाएगा। इस कॉइल में अपने आप करंट देखा गया। कब, जब मैग्नेट टूवर्ड्स जा रहा है कॉइल के या अवे जा रहा है कॉइल के। मतलब सीधा सा ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ होगा। फाइनली अगर फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो इसमें करंट आया। तो ये बना फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या बताया इन्होंने, इसी को लिख दिया थ्योरी में। कैसे, इसको हटा देते हैं, थ्योरी में इन्होंने इसी को लिख दिया। क्या लिखा, क्लोज कॉइल के बारे में बात करी, कॉइल क्लोज होनी चाहिए ना, तो इसी को लिख देते हैं। whenever there is a change in whenever there is a change in मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever there is a change in magnetic flux in a closed coil, in a closed coil, इंपॉर्टेंट है ये, कॉइल क्लोज होना चाहिए। ओपन कॉइल में कभी करंट नहीं बनेगा, ओपन कॉइल में करंट फ्लो ही नहीं करता। भाई ओपन सर्किट हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या पता है, whenever there is a change in magnetic flux in a closed coil and EMF या करंट, EMF या करंट, EMF इज इंड्यूस्ड, इज इंड्यूस्ड। EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है इन कॉइल। कॉइल में क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है, बराबर है। अच्छा EMF इंड्यूस होगा कब तक, EMF इंड्यूस इन द कॉइल until there is a change in, there is a change in flux, change in flux। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, क्या लिखा है, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट आएगा। क्या लिखा, अंटिल देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसमें करंट बनता रहेगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होता रहेगा। इसी को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल सा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक कॉइल में करंट आएगा, बात खत्म। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, करंट आना बंद हो गया, सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा यही है। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या करा, कुछ नया नहीं करा। सेकेंड लॉ में इन्होंने इसका फॉर्मूला बताया। क्या करा, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से बोले तो इन्होंने दे दिया फॉर्मूला जैसा। क्या बताया इन्होंने बताया रेट ऑफ, मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं।
तो पहले फॉर्मूला इन्होंने बताया ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई, इसके बारे में बताते हैं, अभी लिखते हैं। तो इसी को अगर प्रोपोर्शनल, ये हो गया हमारा लॉ। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न ले लूं कुछ, तो अगर मान लो मैं ऐसा ले लूं, इफ कॉइल में अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न बहुत है, इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न में n ले लूं, तब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता, तब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी फाई का मतलब क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स, माइनस एन, इसको लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। एक ही बात है भाई। डी फाई का मतलब क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा, क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है, रेट ऑफ के लिए टाइम यूज करते हैं। टाइम अगर डिवाइड है तो क्या मतलब है, रेट ऑफ। तो स्टेटमेंट अगर यहां लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज कॉइल, इन अ कॉइल, देखो क्लोज होनी चाहिए, क्लोज कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। भाई ईएमएफ और करंट में तो रिलेशन पता ही है। ये हो गया हमारा फैराडे सेकंड लॉ। इसमें एक चीज और आती है, माइनस साइन। तो माइनस साइन को हम सेकंड लॉ में ही लिखेंगे, आगे लिख देता हूं मैं, क्योंकि जो माइनस साइन है ना, वो लेंज ने बताया कि नेगेटिव क्यों आता है। नेगेटिव का मतलब होता है अपोज करना, तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। पहले इसको एक बार वापस देख लो, क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। मतलब ये है कि फ्लक्स जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, फ्लक्स जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, ईएमएफ उतना ज्यादा मिलेगा। फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा, ईएमएफ कम मिल रहा। फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा, ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। आपने देखा होगा शादी वाला जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, कॉइल लगा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है, कॉइल को हम घुमाते हैं। देखा होगा जनरेटर में हैंडल लगाते हैं ना, जो साफ्ट आता है उसमें हैंडल लगा के घुमाते हैं, तो वो कॉइल घूमता है। कॉइल जितनी जल्दी जल्दी घूमेगा, जितनी जल्दी जल्दी कॉइल घूमेगा, फ्लक्स उतना ज्यादा चेंज हो रहा होगा। क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। जितना धीरे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ उतना कम आएगा, सीधा सा। ठीक है, तो ये लिख लो। अब यहां पर एक डायरेक्शन का खेल है माइनस का, उसके बारे में बताते हैं। इसी सेकंड लॉ में ही लिखते हैं उसे, है ना। मैं पॉइंट में लिख देता हूं, ताकि अगर अलग से पूछा जाए वो, तो उसको अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि वो मोस्टली अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आगे लिख देते हैं। आप आराम से इसको नोट कर ले, मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, देखो इसी का सेकंड, इसी का पार्ट है ना, उसको हम लोग लिख देते हैं। यहां पर मैं बी पार्ट दे देता हूं, इसको ए पार्ट दे देता हूं। ये ए पार्ट हो गया एक तरह का, है ना। इसी सेकंड लॉ जब लिखोगे ना, तो उसको जरूर लिखोगे साथ में ही। तो माइनस साइन जो है वो क्या कर रहा है, वो अपोज करने का सिंबल है, उसे हम लेंज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। तो ये जो लेंज लॉ है ना, ये क्या है, लेंज ने बताया इसके बारे में। क्या बताया, देखो, माइनस का मतलब अपोज करना। मतलब ये है, फ्लक्स जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, ईएमएफ उतना ज्यादा आएगा। तो जो ईएमएफ आया, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो आया, वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। ईएमएफ बना कैसे, इसकी वजह से। अगर ये फ्लक्स चेंज ना होता तो ये आता नहीं, और ये इसी का अपोज करता है। मतलब इसके चेंज का अपोज ये करेगा, जबकि बना भी इसी से है। अगर ये चेंज नहीं होता मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ आता नहीं। तो ईएमएफ अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। मतलब द डायरेक्शन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
induced current is such that which opposes the change in magnetic flux, या ऐसे भी लिख सकते हो the direction of induced current is such that which opposes its cause, जिसकी वजह से बना है उसी का जो अपोज करे उसे बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स का कुछ बच्चे अपोज कर देते हैं, पापा लोगों को ही बोल दिया कुछ, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, मम्मी को अपोज कर दिया, तो जो अपोजिशन होता है बच्चों के थ्रू वो एक तरह का लेंज लॉ का एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, बाकी करना कभी नहीं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लेंज लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, तो ये लिख लेते हैं, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी कभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूछ लेता है कि आपको एक शो करना है, शो दैट लेंज लॉ ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसको कैसे शो करोगे, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा एग्जांपल दे दो, एक कॉइल बना लो ऐसे, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, या एक कॉइल, एक मैग्नेट ले लो, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं v वेलोसिटी से। अब क्या होगा, जब मैग्नेट को मूव करेंगे तो समझना इसे है ना, देखो मैंने मैग्नेट को यहां से यहां मूव कराया, तो जब मैं मैग्नेट को मूव करा रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ वर्क डन करूंगा, एनर्जी दूंगा, भाई मैग्नेट अपने मन से तो चलेगा नहीं, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं जब मैग्नेट को मूव कराऊंगा, मान लो मैं मैग्नेट को जब यहां से यहां लेके आया, यहां से यहां लेके आया, यहां तक ले आया, ऐसे ये लेके आया, तो यहां से यहां तक मूव कराने में 2 जूल की या 5 जूल की एनर्जी लगी, तो जितना जूल एनर्जी यहां लगी उतने जूल एनर्जी यहां मिलेगी, मतलब एनर्जी जितनी पहले उतनी अब बाद में भी है, मैंने 5 जूल इसको वर्क डन दिया, 5 जूल की वर्क डन इधर मिलेगा, मतलब एनर्जी मिलेगी। तो जितना एनर्जी मैग्नेट को मूव करने में हमने लगाई उतनी एनर्जी कॉइल में मिल जाती है। तो भाई एनर्जी का तो कंजर्वेशन है, अगर मैं यहाँ इसको मूव ना कराता तो यहाँ करंट बनता ही नहीं, मतलब यहाँ एनर्जी मिलती नहीं, तो जो एनर्जी मैंने यहाँ खर्च करी वही एनर्जी मुझे यहाँ मिल गई, तो भाई मैंने खर्च करी तब मिली ना, तो है तो वही जितनी थी पहले, भाई अगर मैं एनर्जी खर्च ना करूं एनर्जी मिलेगी भी नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पहले भी एनर्जी जीरो थी, जब मैंने इसको 5 जूल एनर्जी दी 5 जूल मिल गई, अभी भी नेट एनर्जी वही है सेम, जीरो जितनी थी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से आप थ्योरी में लिख सकते हो कि इसको मूव कराने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी हमें कॉइल में मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर मैं फैराडे लॉ बताता हूँ, फैराडे एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, देख लेते हैं सारी चीजें ठीक चल रही। हाँ चलिए, अब इसके आगे बात करेंगे हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उस एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। अच्छा, फैराडे लॉ जो बताए ना यही सब कुछ है, फैराडे लॉ अगर आ गए ना तो ये चैप्टर लगभग मान के चलो सबका कंप्लीट हो जाएगा, फैराडे लॉ आ गए तो सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और एक फैराडे लॉ मैंने बता ही दिया है कि फ्लक्स में जब चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, तो करंट आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं होने वाला, कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फैराडे एक्सपेरिमेंट में 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे, कितने एक्सपेरिमेंट, 3। इन्होंने क्या करा, पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी कॉइल के पास मूव कराया, मतलब कॉइल हमारा रेस्ट में है, मैग्नेट को मूव कराया, एक बार पास लेके गए, एक बार दूर लेके गए, एक बार रेस्ट में रखा। ठीक है, मतलब पहले इन्होंने क्या करा, मैग्नेट मूव कराया, दूसरे में क्या करा, मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को मूव कराया, और तीसरे में इन्होंने कुछ मूव नहीं कराया, दोनों कॉइल, 2 कॉइल ली, उनको रख दिया, बताते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की सॉरी, पहले हम बात करेंगे पहले की, तो यहां लिख लेते हैं व्हेन मैग्नेट इज मूविंग एंड कॉइल इज स्टेशनरी।
हमारा कॉइल क्या है, रेस्ट में है, कॉइल रेस्ट में है और मैग्नेट क्या कर रहा, मूव कर रहा। अब इसमें 3 केस बनेंगे। एक केस तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं रेस्ट वाला। देखो पहला केस क्या बना, या मैं कॉइल ऐसे ही बना सकता हूं, ये इस टाइप से है ना, इसको ऐसे मैंने ये कर दिया, ये मैंने इसको ऐसे कॉइल बना दिया। चाहो तो इसको ऐसे की जगह नॉर्मली आप सर्कल भी बना सकते हो, ऐसा ये कॉइल ले लिया और यहां बना दिया गैल्वेनोमीटर, ऐसे ये कॉइल हो गया। गैल्वेनोमीटर की जगह चाहो तो आप एक नीडल बना सकते हो, और चाहो तो वैसी वाली कॉइल बना लो जो मैं बताई थी अभी, ऐसे ये भी बनेगा। तो मैं ऐसा बना देता हूं। चलो सबसे पहले यहां देखें, मैं बस एक काम करूंगा, इसकी जगह मैं गैल्वेनोमीटर की जगह एक नीडल वाला शो करूंगा, है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ ऐसे। पहले वाले में क्या कर रहा हूं, मैं नॉर्थ पोल को मूव करा रहा हूं टुवर्ड्स द कॉइल। क्या होगा, अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। पहला मैं क्या ले रहा हूं यहां पे, पहला ले रहा हूं जब नॉर्थ पोल मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल, तो जैसे ही कॉइल की तरफ चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अच्छा मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक, भाई मैंने जब इसको इधर मूव कराया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, भाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ आया, क्या आया, ईएमएफ, और ईएमएफ आया तो इंड्यूस्ड करंट आया, सब बढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बढ़ेगा, और करंट भी बढ़ेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन इसका अपोज करती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। अब ये सोचो ये कैसा पोल है, नॉर्थ, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो यहां जो करंट होगा वो इसका अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, मैग्नेट का। क्यों करेगा, भाई मैग्नेट मूव कर रहा है तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। जो कॉइल में करंट बना है, कॉइल में जो करंट बना है वो क्या करेगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। मैग्नेट के मोशन का अपोज कैसे करना है, ये नॉर्थ पोल है तो यहां पर भी क्या बने, नॉर्थ पोल, क्या बने, नॉर्थ पोल, तभी तो अपोज हुआ। और नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्थ पोल बना है मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, इंड्यूस्ड करंट कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। बोलो समझ आया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल मूव कर रहा है तो यहाँ क्या बना, करंट, इसके मूव करने की वजह से यहाँ करंट बना। ये करंट क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा है तभी तो करंट आया, मैग्नेट अगर मूव ना करता तो करंट नहीं आता, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होता। तो मैग्नेट मूव कर रहा है तो ये करंट क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन का अपोज। अब इसका मैग्नेट का अपोज कैसे कर रहे हैं, तो मैग्नेट का ये कौन सा पोल आ रहा था, नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल अपने आप बना देगा, और नॉर्थ पोल बनाएगा तभी अपोज होगा। तो नॉर्थ पोल का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया पहला। दूसरा समझो, अब अगर मैं इसी मैग्नेट को दूर लेके जाता तो क्या होता, फिर भी अपोज करता। मैंने क्या करा, इस कॉइल को, भाई ये ऐसे बना देते हैं, यहां लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। अब मैंने एक मैग्नेट ले लिया इधर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, अब क्या होता, जब नॉर्थ पोल दूर जाता, या मैग्नेट का कोई भी पोल हो, अभी नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम। भाई देखो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब जब दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम,
फ्लक्स चेंज हुआ, कम हुआ मतलब चेंज हुआ, ज्यादा हुआ मतलब चेंज हुआ, मतलब फाइनली फ्लक्स चेंज हुआ। दूर जा रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ। ये क्या करेगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज। तो क्या करेगा, अपोज कैसे करे, तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहां कैसा पोल बन जाए, साउथ। भाई तभी तो इसको जाने का अपोज करेगा, दूर जा रहा ना, जाने नहीं देगा, दूर बुलाएगा। जब पास आ रहे थे तो पास नहीं आने दे रहा, नाटक बहुत होते हैं ना, जब पास आ रहा है तो पास नहीं आने दे रहा, और जब दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने दे रहा। मतलब ये क्या हुआ, अपोजिशन। तो जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा कॉइल, करंट बना ना, तो करंट फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा, तो ये नॉर्थ पोल को पकड़ेगा, तो कैसा बनेगा, साउथ। साउथ पोल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, ऐसा बनाया था ना साउथ पोल में, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हुई, क्लॉकवाइज। दोनों बने, ठीक है। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। एक और केस देख लो, यहीं पर साइड में ले लेते हैं। ये पहला केस, ये दूसरा केस, और ये तीसरा केस। अब तीसरे केस में क्या करो, कुछ ना करो, मैग्नेट को रेस्ट में रख दो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कॉइल, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसकी वेलोसिटी क्या कर दो, 0। अब समझो मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, मतलब जितना अभी फ्लक्स मिल रहा है कि नहीं, फ्लक्स तो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई, फील्ड लाइंस तो अभी भी जा रही ना, ऐसे फील्ड लाइंस तो अभी भी जा रही, फील्ड लाइंस जा रही मतलब फ्लक्स तो मिल रहा है, बट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करंट नहीं मिलेगा, मतलब इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो इंड्यूस करंट, क्या लिखते हैं, नो इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि मैग्नेट हमारा रेस्ट में है। मतलब फाइनली हमने क्या देखा कि ये इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। कैसा मोशन होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। दोनों में से कोई भी चले। फिलहाल तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप कॉइल को घुमाएंगे, कॉइल को चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या है ना, आप इसको नोट करो। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें क्या होगा, मैग्नेट इज स्टेशनरी बट कॉइल इज मूविंग। अब क्या करेगा, कॉइल मूव करेगा, मैग्नेट जो है वो रेस्ट में रख दो। कैसे रख दे रेस्ट में भैया, ऐसे, ये मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप किधर भी नॉर्थ साउथ, साउथ उधर भी रख सकते हो, नॉर्थ इधर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा बस, है ना। और मैंने क्या करा, यहां एक कॉइल ले लिया। अब यहाँ कॉइल जो है इसको एक गाड़ी में रखना पड़ेगा भाई, चलाना पड़ेगा ना। ये व्हील हो गए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा लो छोटा सा, ऐसे। अब मैं कॉइल को मूव कराऊंगा, ऐसे रेस्ट में रखा है मैग्नेट, कॉइल इज मूविंग। अब कॉइल अगर मूव करेगा तो क्या होगा, तो भाई समझो, अगर कॉइल मूव करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल ही रही हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा ही रही हैं, ऐसे। फ्लक्स तो मिल रहा अभी, रेस्ट में है तब भी मिल रहा है, लेकिन जब कॉइल मूव करेगा टूवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। कौन सा करंट, इंड्यूस करंट, मतलब इसमें इंड्यूस करंट आएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या करता है, अपोज। क्या करता है, अपोज। अपोज कैसे करेंगे, जब ये पास आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, तो धक्का देना, अपोज मतलब धक्का देना, ऐसे भी धक्का दे सकते हैं, जब दूर जाएगा तो उसको खींचेंगे। तो फिलहाल तो ये पास आ रहा है, पास आ रहा है तो ये भी नॉर्थ है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यही कॉइल दूर जा रहा होता तो फ्लक्स क्या होता, कम हो रहा होता, फील्ड कम हो रही होती,
तो फ्लक्स कम होता, फ्लक्स कम होता तो करंट भी कम हो रहा होता, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई होती। तो भाई दूर जा रहा है ना, जब दूर जाएगा फील्ड कम तो फ्लक्स कम, फ्लक्स चेंज हुआ करंट आ गया। करंट क्या करेगा? अपोज, किसका अपोज? फ्लक्स के चेंज का। कौन जा रहा? कॉइल दूर जा रहा है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करंट की डायरेक्शन क्या करेगी? अपोजिशन, तो उसको दूर नहीं जाने देगी, अट्रैक्ट करेगी, मतलब फिर ये साउथ पोल हो जाता। ठीक है, तो ये फाइनली है वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल देर इज अ इंड्यूस करंट इन द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का चेंज करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इसको सीधा सीधा याद करना है, कैसे याद करोगे वो भी जानो। देखो, जब नॉर्थ पोल पास जाए या साउथ पोल पास जाए, कहां जाए? पास। जब पास जाते हैं तो जैसा पोल ये वैसा पोल कॉइल में बनेगा। जब नॉर्थ पोल पास जाएगा तो यहां नॉर्थ बनेगा, साउथ पास में जाएगा तो साउथ बनेगा। अपोजिशन रिपल हो रहा। यही उल्टा, अगर मान लो मैंने नॉर्थ पोल लिया और वो दूर जा रहा है, ये कॉइल ले लिया, साउथ पोल लिया, दूर जा रहा है। अब ये दूर जाएगा तो जो कॉइल में करंट इसका अपोज करेगा, मतलब ये साउथ बनेगा। ये दूर जा रहा है तो यहां करंट अपोज करेगा, नॉर्थ बनेगा। मतलब जब दूर जाते हैं तो अपोजिट पोलैरिटी, जब पास आते हैं तो सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी पास आने में, और दूर जाने में अपोजिट पोलैरिटी बनती है कॉइल में करंट की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड। थर्ड एक और एक्सपेरिमेंट है, उसको यही निपटा लेते हैं। इसको तो समझ ही गए होगे आप, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, आप इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, देखो थर्ड यही बता देता हूं मैं ना, कहां अगला पेज देखेंगे? देखिए खाली है क्या? खाली है वैसे, चलो फिर इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे आ जाते हैं, है ना। तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट क्या करा इन्होंने? तीसरा थोड़ा अच्छा है, समझना उसको। अच्छा इन सेंस इसका यूज आएगा आगे टॉपिक्स में, म्यूचुअल इंडक्शन में यूज आएगा इसका, है ना। तो यहां पे इन्होंने क्या करा? दो कॉइल ली, एक कॉइल में करंट दिया, दूसरे में करंट मिला। कैसे? देखो इन्होंने क्या करा, ऐसे करके एक हॉलो पाइप ले लिया, इंसुलेटिंग पाइप, यहां पे कॉपर की कॉइल कर दी एक में, ऐसे ऐसे, इसमें बैटरी लगा दी और ये रियोस्टेट लगाया, ऐसे, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी लगा दी, और पास में क्या करा? एक कॉइल और रख दी, ये लो, और इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने? एक की लगा देते हैं इसमें, टैपिंग की लगा दे, ज्यादा बेटर। रियोस्टेट भी यूज करते हैं, टैपिंग की भी यूज करते हैं, दोनों चीजें। तो मैं यहाँ दोनों चीजें लगा देता हूं। मैं एक बैटरी लगा देता हूं यहाँ, और यहाँ लगा देता हूं टैपिंग की, ये टैप करने वाली की है। अभी की कंडीशन में ये सर्किट ओपन है तो करंट इसमें जा नहीं रहा, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। कैसा कॉइल? प्राइमरी। और ये हो गया सेकेंडरी, या नेबरिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, पास में है पड़ोस वाली कॉइल। क्या करा इन्होंने? जब टैप करा इसको, देखो अभी अभी सिचुएशन ओपन है, करंट इसमें जा नहीं रहा तो इसमें भी करंट नहीं मिला। लेकिन क्या करा? जैसे ही इसको स्विच ऑन करा, टैप करा, बंद करा, क्लोज करा, जैसे ही टैप करा, स्विच ऑन करा, करंट इसमें गया होगा, इसमें करंट गया। देखने को क्या मिला? जैसे ही इसमें करंट जाता है, इसमें अपने आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक साइड, मान लो ऐसे। पॉइंट ये है कि करंट तो मैंने इसको दिया, इसमें कैसे मिला? कैसे मिला? देखो, जैसे ही करंट गया, स्विच ऑन करा, करंट गया, करंट गया तो इसने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कॉइल में अगर करंट जाएगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हुआ होगा? देखो, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे पास होगा। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड याद होगा आप लोगों को, ऐसे गया। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर पास हुआ किससे? इस कॉइल से। अगर इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ तो यहां क्या मिला होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, भाई करंट गया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया,
वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा नॉर्मली। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ इससे मतलब है कि फ्लक्स कैसे भी करके चेंज होना चाहिए। फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो यहां क्या आएगा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो यहां क्या मिला, इंड्यूस्ड करंट। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिला। फिर जैसे ही इसको ओपन करा, जैसे इसको ओपन करा, जैसे ही ओपन करा वापस से फील्ड जीरो हो गया। भाई ओपन करा मतलब करंट जाना बंद, इसमें अगर करंट जाना बंद तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद, तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से डिक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स फिर से चेंज हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गई, फिर से करंट देखने को मिला। मतलब जैसे ही टैप करते हैं डिफ्लेक्ट करता है हमारा गैल्वेनोमीटर, और जैसे ही ओपन करते हैं फिर से डिफ्लेक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर। हो क्या रहा, हो ये रहा है जब आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तब आपको इंड्यूस करंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा एक्सपेरिमेंट। पूछा नहीं जाता है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछे जाते हैं, बट इसका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल या मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, देन व्हाट हैपन या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और इसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्चुअल जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है। अब इसका देखो क्वेश्चन देखते हैं, फ्लक्स के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फ्लक्स के क्वेश्चन देखने के लिए एक लाइन मुझे बतानी रहेगी अभी इसमें, इसी क्वेश्चन में, वो वहां रह गई, बताते हैं। ठीक है, पहले ये देखे क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब एरिया दे दिया है। पेन दूसरा ले लेते हैं, एरिया दे दिया है। कैसा एरिया दिया, एरिया दिया हमारा 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया, 2 3 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 600 को 600 लिखा। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 10 की पावर -4 हो जाएगा। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 2 बार लिख दो इसको, 2 बार लिखोगे मतलब 10 की पावर -4 हो गया मीटर स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने। अब इसके 2 जीरो से 2 जीरो का निपटा लो, इसके 2 जीरो कम कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 6 इंटू 10 की पावर -2। भाई इसके प्लस 2 जीरो 10 की पावर -2 से कम कर दो, तो ये बचा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। इसके बाद क्या बोला, इज हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.3 टेस्ला। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, पहले डेटा लिख लो, फिर क्या लिखा, विथ इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड। क्या इंक्लाइंड है, प्लेन। क्या इंक्लाइंड है, प्लेन। इसके लिए 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, दोनों पॉइंट ध्यान से रखो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिर्फ 2 पॉइंट। देखो क्या है, दोनों पॉइंट देखो, पहले यहां लिख देता हूं मैं, जगह यहां भी नहीं दिख रही। एक काम करता हूं ना, इसी में देखता हूं आगे है क्या इस पे, हाँ यहां लिख लेते हैं 2 पॉइंट, इस जगह लिख लेते हैं, समझना है ना। देखो पहला पॉइंट ये है, ये शॉर्टकट समझ के रखना। क्या है, अगर प्लेन की बात हो रही है, प्लेन अगर 30 डिग्री बनाए या कोई भी एंगल बनाए, तो यहां लिख लेते हैं व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल is making angle theta with the magnetic field। यही लाइन है, सब पूरे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हो या मैग्नेटिक फ्लक्स के, इसी से सही होंगे सारे, कोई गलत नहीं होगा, सीधी लाइन ध्यान रखना है। तो मेकिंग एंगल थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड, देन जो हम एंगल लेते हैं ना बी ए कॉस थीटा, तो जो एंगल हमने लिया था थीटा, वो 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, मेकिंग एंगल थीटा डैश कर देता हूं, तो इसको क्या करेंगे, थीटा डैश। मतलब समझ रहे हो,
जब प्लेन एंगल बनाए, कंडीशन ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन द प्लेन इज मेकिंग एंगल, जब प्लेन एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से तो उसे 90 में से कम कर देते हैं। ठीक है, मान लो कभी बोले प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री, तो 90 में से 90 कम करो, एंगल क्या आता है, 0 है। परपेंडिकुलर, प्लेन इज परपेंडिकुलर बोला है, तो आप परपेंडिकुलर देख के भावुक हो जाते हो, क्या करते हो, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री ले लो थीटा, जबकि गलत है, 0 डिग्री आएगा। प्लेन इज मेकिंग 90 डिग्री। कभी बोले प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल का मतलब 0 होता है, तो आप वहां 0 डिग्री ले लेते हो, गलत हो जाता है। प्लेन इज पैरेलल, पैरेलल टू मतलब 0 डिग्री, तो 90 में से 0 डिग्री कम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब जब आपसे बोले प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा 0 लोगे, प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90 लोगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इसी को आराम से समझना है। अब क्वेश्चन करो, पहला क्या बोला है, 30 डिग्री टू द फील्ड, 30 डिग्री बना रहा तो थीटा कितना लेंगे, 90 में से 30 कम कर दो, मतलब 60 डिग्री। तो पहला केस जो आया, पहला जो आया उसमें थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, यानी कि आ गया बी इंटू ए बटा 2, बी की वैल्यू कितनी है 0.3, एरिया कितना था 6 इंटू 10 की पावर -2 और 2 से डिवाइड। डेटा चेक कर लेते हैं, बी की वैल्यू सही लिखी हमने 0.3 और एरिया 6 इंटू 10 की पावर -2, सही है। ठीक है, अब इसको कट करो, 2 से कट करो, कितना आया 3, 3 इंटू 3 9, 0.9 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ये आ गया पहला। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा क्या बोला है, पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या हुआ, थीटा अब कितना लेंगे 90 डिग्री, पैरेलल बोला है कितना एंगल आएगा 90 डिग्री, सारा खेल एंगल का है, बाकी तो सबको गुणा भाग आता है, एंगल का इंपॉर्टेंट है। फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना आया 0। थर्ड केस क्या है, तीसरा बोला है, सिर्फ ये लाइन समझोगे सब बनेगा। तीसरा क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, थीटा कितना लेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब 90, 90 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 0 डिग्री, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया बी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया बी ए, तो फाई कितना आया, बी की वैल्यू 0.3, एरिया 6 इंटू 10 की पावर -2, 6 3 18 यानी कि 1.8 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। हो गया फ्लक्स तीनों केस में, है सिंपल सा क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई फ्लक्स का क्वेश्चन आएगा तो चेंज करेगा क्या, फैराडे लॉ के क्वेश्चन में भी ये थीटा का ध्यान रखना, वहां भी तो आता है फाई 2 फाई 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आराम से आप नोट कर लो। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीजें सही चल रही, बिल्कुल सही चल रही। बस इतना मेरा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेक्चर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगला लेक्चर या अगला कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट कुछ बताना हो मुझे, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दूंगा चैप्टर के, सभी चैप्टर के दूंगा इंपॉर्टेंट, एक दिन प्लानिंग करके बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करें, कितने चैप्टर करें, कि जो बच्चे वीक हैं या एवरेज हैं, वीक तो बच्चा कोई होता नहीं है, एवरेज जो बच्चे हैं वो कैसे ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, उनके कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, और वही वही टॉपिक वही वही क्वेश्चन करने रहेंगे, जिससे हम थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कर सकें। गारंटी मैं कभी नहीं लूंगा, ये मेरे भरोसे ये नहीं बैठना कि जो सर बोलेंगे वही आएगा, मैं कभी नहीं बोलता। मैं इंपॉर्टेंट बता सकता हूं जो आए हुए हैं पिछले 10 सालों के पेपर का एनालिसिस करके मैं बोलता हूं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये कभी कोई बोले ना कि जो मैं बोलूंगा वही आता है, तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अगर ऐसा कोई मास्टर बोल रहा मतलब बेवकूफ बना रहा आपको, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसने पेपर नहीं बनाया है, पेपर कोई और बना रहा है। अगर मैं पेपर बना रहा हूं तो मेरे बारे में कोई नहीं जानता मैं कैसा दूंगा, लेकिन सीबीएसई जब पेपर बनाता है तो उस हिसाब से बनाता भी है, ताकि बच्चे स्कोर कर लें। भाई फेल भी नहीं ज़्यादा कर सकते ना, थोड़ा बड़ा तो ऐसा देना पड़ेगा, जो पिछले साल उसके पिछले साल आया हुआ है पैटर्न, एकदम से पैटर्न चेंज कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो
उस बिहाफ में हम लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं, सभी टीचर आपको उसी बिहाफ में इंपॉर्टेंट बताते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेगा। गारंटी अगर कोई लेना तो जान लेना फर्जी है, वो पहले बोल दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये आया कब था? जेईई मेंस 2022 में आया था, इसके पहले वाला भी कई बार आया है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इक्वल टू दिस। अब यहाँ फ्लक्स की इक्वेशन दी है, इक्वेशन बहुत सारी अलग अलग आती हैं, अभी यहाँ पे दी है ऐसी। बोला इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम देन कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले ये देखो कि फ्लक्स की वैल्यू दी है, कितनी दी है? फ्लक्स की वैल्यू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। जेईई मेंस 2022 में आया है, और ये क्वेश्चन मैं जाने कब से करवा रहा हूँ बच्चों को क्लास में, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना 12th क्लास में, बहुत सारे बच्चों को ना जाने हर साल लगभग ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का रिपीट होता है, इसी पैटर्न का, सेम नहीं बोलूंगा तो सोचो उसी पैटर्न का ही तो क्वेश्चन है। तो फ्लक्स की वैल्यू फिलहाल दे दी है, रजिस्टेंस दे दिया इन्होंने 5 ओम और टाइम दे दिया इन्होंने 2 सेकेंड। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चेंज करेगा डेटा, और क्या करेगा? तरीका तो नहीं बदलेगा। पूछा क्या है? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, फैराडे सेकेंड लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अच्छा, यहां पे डायरेक्शन तो बोला नहीं है, तो मैं यहां मैग्नीट्यूड ले सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड तो इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैग्नीट्यूड आएगा तो ये माइनस हट जाएगा, यहां ऐसे मॉड लगा सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा ई को क्या लिखते हैं? आई आर। क्या आया? डी फाई बाय डी टी। भाई डायरेक्शन अगर बोलता ना तो मैं माइनस साइन जरूर लेता। ठीक है, अब मैं आई की वैल्यू सॉल्व करना है तो आई इक्वल टू क्या? 1/r, ये लिखा मैंने डी फाई बाय डी टी। डिफ्रेंसिएशन सभी को आता है, डिफ्रेंशिएट करना है और सॉल्व कर लेना है। चलिए पहले लिखा 1/r, r की वैल्यू को r लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएट करें तो फ्लक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे? 3 आगे आएगा, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 t, और पावर एक कम हो जाती है, कितना बचा? 2। ठीक है, फिर इधर आ जाए, प्लस लगाया, पावर आगे आती है, 2 आगे आया, कितना होगा? 8। t को t लिख दिया, पावर में एक कम हो जाता है तो t की पावर 1 बचेगा, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लगाया, 2 को 2 लिखा, t का 1 हो जाता है। भाई जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही यहां पर है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t यहां पर है, तो इसका हो गया 1, तो 2 बचा, 2 ही बचा, माइनस, यहां टाइम है नहीं तो इसका क्या हो गया? 0। ये हो गया। डिफरेंशिएशन सभी को आता है, नहीं आता है तो मैंने 1-2 शॉर्ट्स बना रखे हैं, आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको अगर सिस्टमेटिक लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 और डिवाइड में r, r की वैल्यू कितनी है? 5, ये 5 लिखा। अब t की वैल्यू 2 रखी थी, 2 रख दो यहां पे t की वैल्यू। t की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 15 इंटू 4, क्या आएगा? 15 इंटू 4 प्लस, भाई 2 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 अब प्लस 2 और डिवाइड में 5, ऐसा कितना हो गया? 60 प्लस 16 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? ये 18 हो गया, यानी कि 78/5। भाई 60, 70, 6, 76 और 2 78, 78/5। 5 से डिवाइड करना है तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से कट करो, एक बार गया, कितना बचा? 3, 5 7 35। भाई 5 से कट करो, एक बार गया, 2 बचा, सॉरी 2 बचा ना, 2 गया 28 हो गया, 5 से कट करो 28, 5 बचा 25, 3 बचा 0, 5 6 30, 15.6 एम्पियर ये करंट आएगा। ठीक है सिंपल सा पैटर्न, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ज्यादा समय लगेगा नहीं, आराम से 1-1.5 घंटे में चैप्टर, मतलब 1.5 घंटे में मान लो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट भी ऐसे 1-1.5 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर है पूरा, पूरा मतलब पूरा चैप्टर है ना।
चलिए अब एक क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। ये आया हुआ है CBSE 15 और एम्स में। पैटर्न आ सकता है, देखें। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, कॉइल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, इसमें जो जो गिवन है पहले वो लिखो। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स लिख देता हूं, यहां लिखे मैं नंबर ऑफ टर्न्स 500। अब रेडियस अगर दिया है तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि कॉइल कैसा है सर्कुलर, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या आएगा सर्कुलर कॉइल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को मैंने पाई लिखा, आर की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है रेडियस, मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो एक काम करता हूं मैं, पहले यहाँ पे रेडियस लिख देता हूं, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 को 10 लिखा, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। तो रेडियस क्या आता हमारे पास 10 की पावर -1 मीटर। एरिया निकालना था, एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई लिखा, आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करें तो 10 की पावर -2, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। एरिया आ गया 10 की पावर -2 पाई मीटर स्क्वायर में। आगे क्या बोला है, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, उसको रख देते हैं साइड में 2 ओम। अब इन्होंने क्या बोला है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन कैसे रखा है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना हुआ 0, यही बताया था ना, प्लेन परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना 0। तो पहले जो थीटा है वो कितना हो गया 0 डिग्री। फिर इसके बाद क्या बोला, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, मतलब थीटा 2 कितना हो गया 180 डिग्री। कितने सेकंड में 0.25 सेकंड में। कितने सेकंड में 0.25, मतलब जो टाइम लगा चेंज करने में 0 डिग्री से ऐसे रखा था, सॉरी 0 डिग्री से 180 डिग्री करने में, कॉइल कहां गया भैया, ऐसे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, ऐसे रखा था, तभी तो 0 बनेगा एंगल। इसको हमने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया 180 डिग्री, ऐसे था ये आधा और ये 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री घुमाया, टाइम कितना लगा 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड। बोला क्या है, देन व्हाट इज द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में करंट कितना इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फील्ड की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला। ये करंट पूछा है, वही पीछे वाला जो फॉर्मूला यूज करा था, लिखते हैं पहले केस में करंट निकालें, दूसरे में निकालें, फिर सॉल्व करें। तो यहां देखो ये लिखा इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, पहले केस में जो ईएमएफ आएगा, करंट लिख लेते हैं ना, करंट लिख लेते हैं। तो एक काम करो ना, पहले फ्लक्स निकाल लो। इन फर्स्ट केस फ्लक्स क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ऐसे, ये पहले केस में आ गया, ठीक है। कॉस थीटा कितना था 0, तो इसको लिखा बी ए कॉस 0, कॉस 0 क्या हुआ 1, तो क्या आया बी इंटू ए, ये पहले केस में फ्लक्स आ गया। दूसरे केस में फ्लक्स कितना आया, इन सेकेंड केस, पहले फ्लक्स निकाल लें, फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ आ जाएगा, उससे करंट आ जाएगा। सेकेंड केस में फ्लक्स देखें क्या आता, बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा 2, बी को बी, ए को ए कॉस, थीटा कितना है 180, सेकेंड केस में 180 डिग्री था, कॉस 180 क्या होता -1, तो ये आ गया -बी ए। अब फैराडे लॉ लगाओ, तो ये लिखा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बताता है, E = -n d∅/dt, d∅/dt लिख दे, या इसको चाहो तो ΔΦ/Δt लिख दो, एक ही बात है, नंबर ऑफ टर्न है यहां पर इसलिए n का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको लिखें, E को E लिखा, माइनस को माइनस लिखा, n को n लिखा, ΔΦ को लिख सकते हैं ∅2 - ∅1 और ΔT को ΔT लिख दिया। ∅2 ∅1 की वैल्यू रखो, अभी मैं नंबर नहीं रख रहा हूं इनकी वैल्यूज, मैंने लिखा -n,
इसकी वैल्यू है माइनस बी ए और फाई वन की वैल्यू है बी ए अपॉन में डेल्टा टी। कितना हो गया ये? माइनस टू बी ए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि एन इंटू टू बी ए अपॉन में डेल्टा टी। बोलो समझ आया? अब वैल्यूज रखना है और सॉल्व करना है। तो अच्छा, ई को मैं आई आर लिख सकता हूं, इंड्यूस ईएमएफ है, इसको इंड्यूस करंट के टर्म्स में लिख दिया, इसको लिख दिया टू एन बी ए अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू लाऊंगा तो करंट क्या आएगा? आर नीचे गया, क्या आया? टू एन बी ए अपॉन में आर इंटू डेल्टा टी। ये अभी की सिचुएशन में ऐसा बना। ठीक है, वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, निपटाओ इसको जल्दी। काम करो, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अब नंबर्स रखने वाले हैं हम। टू को टू लिखा, एन थे 500, बी कितना था? बी था हमारे पास 3 इंटू टेन की पावर माइनस 5, बी की जगह रखा 3 इंटू टेन की पावर माइनस 5। एरिया कितना था? पाई इंटू टेन की पावर माइनस 2 था, मुझे जहां तक याद है, पाई इंटू टेन की पावर माइनस 2 ये एरिया था। टाइम 0.25 है, ठीक है, एरिया हो गया। और डिवाइड में आर, आर कितना लिया था? आर कितना लिया था? आर 5 लिया था, 2 लिया था, आर हमारा 2 है, तो आर की जगह 2 और टाइम हमारा है 0.25। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर ले। चलो इससे सॉल्व करते, ये 2 से भाई साहब ये 2 कट हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं, अभी आराम से इसको करेंगे। पॉइंट अगर हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 100, तो ये एक तरह से बचेगा 3 इंटू 5, इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 3, ये 5 ये 3, और पाई को लिखा मैंने पाई। 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 2 कितने हो गए? चलो एक मिनट, ये 10 की पावर प्लस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट कर दिया, 10 की पावर माइनस 5 बचा। जैसे ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया था 100, और नीचे कितना है? 25। बोलो सही है? देखो ये दो, इसके दो जीरो, 10 की पावर प्लस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट कर दिया, 10 की पावर माइनस 5 बचा था, लिख दिया। बाकी ये 5, ये 3 और ये पाई, और नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आ गया, 25। 5 से कट करो, कितना आया? 5। 3 पाई बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, देखें इसको कितना है? तो पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, सबसे बढ़िया है। फिर डिवाइड कर लेंगे, क्या करें? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक करते हैं, स्लाइड ऐड हो जाए कभी तो। ये लो, एक स्लाइड ऐड करते हैं। ये हमने लिखा था अभी, क्या लिखा था? ये 3 पाई बटा 5, तो ये लिखा आई इक्वल टू 3 पाई की जगह 3.14 लिख लें बटा 5 इंटू 10 की पावर कितना बचा? 10 की पावर माइनस 5 में 2 पावर कम कर दो, 10 की पावर माइनस 3। देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप लोग करते रहना। 3 चौक 12, एक बचा, 3 एक कम 3, एक 4 और 3 त्रिक 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, यही आता है। 22/7 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 से कट करो, एक बार गया, पॉइंट लगा लिया, 4 बचा, 5 65 40, 8 गया, 15 40, 4 बचा, 42 होगा, 15 40। ये आ रहा है 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये तो आप लोग कर लोगे, सभी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैसे करा वो आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। प्लेन पहले कैसे रखा था? परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना? 0। फिर प्लेन को कितना? 180 डिग्री घुमाया, थीटा कितना? 180। भाई सीधी बात है, जब 180 घुमाया तो थीटा 180 होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रखी। ठीक है, आराम से आप इसको नोट करो, मैं एक बार बोर्ड और चेक कर लेता हूं, फिर आगे देखते हैं टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, फिर हम लोग एक दो टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसके देखें पहले। क्वेश्चन लिखा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 है। साइड 10 है तो एरिया पता चल जाएगा। भाई देखो, साइड अगर 10 है, एल मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया पता चल जाएगा। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 था, सेंटीमीटर है, स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर लो तो 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें क्या, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होता है, तो ये आ गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया है। इसके आगे क्या है? विथ इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस इन मूव्ड विथ a velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction in an environment containing a magnetic field in the positive z direction। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है और कॉइल को हम x डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर बोला था फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इट हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट लिखा है और वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी को पकड़ो। v कितना है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर -2, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ये आ गया स्पीड। इसके आगे बोला है मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट, क्या लिखा है? इट हैज अ ग्रेडियंट ऑफ इस दिस वन, मतलब ग्रेडियंट का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट डिस्टेंस, और यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, टेस्ला पर सेंटीमीटर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड और सेंटीमीटर लेंथ, तो मैंने dB/dx। मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए dB/dx लिखा। कितना है? 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसको पहले टेस्ला पर मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसको कन्वर्ट करो। 10 की पावर -3 को 10 की पावर -3, टेस्ला को टेस्ला, डिवाइड में 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, ऐसे लिख दिया। अब इसको देखो तो यहाँ अगर 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट करें तो यहाँ बचता 10 की पावर -1 टेस्ला पर मीटर। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको MKS वाला डेटा जो CGS वाला है उसको MKS में कन्वर्ट करना है, मतलब सारा डेटा एक ही सिस्टम में होना चाहिए। आगे क्या बोला है? along the negative x direction, ठीक है, that increases by this one as one moves in the negative, ठीक है, कोई बात नहीं। determine the induced EMF लाना है, मतलब फाइनली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और हमारे पास स्क्वायर लूप है, उसको हम घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा। हमें बताना EMF क्या होगा, तो देखो EMF का फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी आता हो, वैसे फॉर्मूला अभी बताया नहीं है शायद, मैं देख लेता हूं एक बार। देखो EMF को हम ऐसे लिख सकते हैं, d∅dt होता है, क्या होता है? d∅dt बन जाएगा। वैसे तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं करी अभी, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं d/dt और फाई को हम लिख लेते हैं b/a, ऐसा। अब देखो यार, देखो एरिया तो हमारा बदल नहीं रहा, कॉइल का एरिया तो वही है। एरिया अगर वही है, एक बार डेटा चेक कर लेते हैं सारी चीजों का, हाँ ठीक है, एरिया अगर वही है तब, एरिया अगर वही है तो ए को बाहर कर दिया और ये लिखा dB/dt, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा मैं यहां पर देख रहा हूं जो मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, अगर डायरेक्शन भी मेंशन करना हो तो आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड की जगह अगर डायरेक्शन लिखना हो तो ये मॉड हटा के माइनस लगा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। एक में लगा देता हूं क्योंकि मैंने कई जगह लिए हैं मैग्नीट्यूड, तो यहां मैं माइनस का साइन दे देता हूं, -d∅/dt है ना, तो ये माइनस लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ माइनस का यूज किया जा सकता है। माइनस एरिया की वैल्यू रखो dB/dt, लेकिन हमें तो वेलोसिटी दिया है, अब क्या करें? तो एक काम करो, इसी में dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो,
ऐसा क्यों करा? आपकी अप्रोच के बारे में बात करें तो ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये जो dx बाई dt है ये वेलोसिटी बन जाएगा, और ये जो dx बाई dt db बाई dx है ये हमें पता है, ये पता है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो ऐसा हो गया, कैसा हो गया? E इक्वल टू माइनस ए, ये dx बाई dt को मैंने वेलोसिटी लिख दिया और db बाई dx को मैंने ऐसे लिख दिया dv बाई dx। अब बोलो क्या नहीं पता? सारी चीजें गिवन है, वैल्यू रखो और आंसर। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है तभी ये पैटर्न करेंगे। तो ए की जगह कितना था माइनस का, एरिया कितना लिया था हमने? 10 की पावर -2 लिया था एरिया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब वेलोसिटी था 8 इंटू 10 की पावर -2, वेलोसिटी यही था, चेक करें, वेलोसिटी 8 इंटू 10 की पावर -2, और मैग्नेटिक dB बाई dx था 10 की पावर -1, dB बाई dx हमारा 10 की पावर -1। तो E की वैल्यू आ गया, EMF पूछा था तो 8 को 8 लिखा, पावर देख लो, माइनस लगा लो आगे, पावर देखो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -5 वोल्ट। EMF की यूनिट वोल्ट होती है, पता होगा, ठीक है। अच्छा देख लो यार, मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ तो नहीं लिखा था। हाँ, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड EMF, तो आप मैग्नीट्यूड लेना चाहो तो मैग्नीट्यूड लो, और नहीं लेना चाहो तो डायरेक्शन भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आया हुआ है 19 में, हो सकता है इस बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है जो मैं बता रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मैं अगर पेपर बनाता तो मैं जरूर देता इसे। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, मेरे हिसाब से आएगा। कोई बोले आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं बता सकते आप कभी भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। अब इसी के एक दो रह गए हैं, ज्यादा नहीं है ना। तो मोशनल ईएमएफ का जैसे नाम से पता चल रहा, मोशनल ईएमएफ मतलब ड्यू टू मोशन, अगर किसी कंडक्टर में मोशन की वजह से ईएमएफ आए उसे बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अब मोशन की वजह से यानी कि कंडक्टर को मूव करे और ईएमएफ आए, ऐसा तब होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ठीक है। तो पहला ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है और उसके मोशन की वजह से ईएमएफ आता है, उसे क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू, या इन अ कंडक्टर भी लिख सकते हो, ड्यू टू इट्स मोशन, इट्स मोशन। किसी कंडक्टर में या किसी कॉइल में उसके मोशन की वजह से अगर ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उससे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देखते हैं। इसमें मोशनल ईएमएफ हम देखेंगे, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो वो कितना मोशनल ईएमएफ देगा उसके बारे में बात करेंगे, और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही, और यहां क्या करेंगे, हम एक यू शेप का कंडक्टिंग रेल ले लेते हैं। दिस इज अ कंडक्टिंग रेल, यू शेप की कंडक्टिंग रेल ले ली, है ना। अब यहां पे एक कंडक्टर रखेंगे, हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर रखेंगे ऐसे। ये मूवेबल कंडक्टर है, इसको हम मूव करा सकते हैं, इसकी लेंथ एल है, कितनी है, एल। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू इज अ कंडक्टर, और ये आर एस, ऐसे। तो हमने यहां पे क्या लिया, एक कंडक्टिंग रेल ली, तो लिख लेते हैं क्या क्या लिया, तो लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर, जो पहले बनाया है उसको लिख लेते हैं ना, लेट अस कंसीडर अ यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रेल रख दी, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं लेट अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का लिया ना, ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड विच इज मूवेबल, जो कि मूवेबल है, विच इज
मूवेबल, जो मूव करेगा। अब यहां पर एक चीज हम ले लेते हैं, यहां पर ये डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर की, उसे बोलते हैं x है। कितनी डिस्टेंस? x। इस कंडीशन में इसमें कितना फ्लक्स मिल रहा होगा भाई? ये तो क्लोज लूप हो गया ना, तो क्लोज लूप अगर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिलेगा? तो यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द कॉइल, इन द कॉइल। इस पूरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है वो कितना है? तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो तो जीरो बनेगा, तो बी ए लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए। ठीक है, कॉस थीटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, कॉइल को ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर भी अंदर जा रहा, तो एंगल क्या बना? 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेते तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ देखते, तो एंगल बना 0, कॉस 0, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। फ्लक्स ये आ गया, ठीक है। एरिया को क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको और लिख लो भाई, बी को बी लिखा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसको लिख दिया एल इंटू एक्स। अब अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। जब मूव कराऊंगा, टूवर्ड्स मूव कराऊं या अवे, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मूव करेगा ड्यू टू मोशन, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू इट्स मोशन, या ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर भी लिख सकते हो, एक ही बात। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? लिख लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम when the conductor is moving, when the conductor is moving, then जब कंडक्टर मूव करेगा तब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? फैराडेज लॉ, ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यही होता है फैराडे लॉ। ठीक है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, पहले फ्लक्स निकाला, इसमें वैल्यू रख दी आंसर, तो ई को ई लिखा, माइनस डी बाई डी टी, फ्लक्स की जगह रख दिया बी एल एक्स। क्या क्या कांस्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो नहीं रहा, वायर की लेंथ चेंज हो नहीं रही, चेंज क्या हो रहा? एक्स। भाई अगर मैं इसको पास में लाऊंगा तो एक्स कम होगा, और दूर लेके जाऊंगा तो एक्स ज्यादा होगा, तो चेंज तो सिर्फ एक्स हो रहा ना, तो एक्स चेंज हो रहा, तो डी एक्स बाई डी टी हो गया अलग से। ये लो, ये वेरी कर रहा माइनस साइन के साथ, तो ई को ई लिखा, माइनस को माइनस, बी को बी, एल को डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। ये आ गया ईएमएफ इक्वल टू माइनस बी एल वी। माइनस साइन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेज इट्स मोशन या इट्स कॉज, जिसकी वजह से ईएमएफ बना है उसकी वजह से अपोज करता है, माइनस आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी एल वी। जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, बी एल वी। ये हो गया हमारा इसका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ये मोशनल ईएमएफ है बी एल वी। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, नोट करें इसे, एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं, और 2-3 न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रह गया, क्यों रह गया भाई? भाई जब इस कंडक्टर को मूव कराएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जाता है, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा ना तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट पूछता है, उससे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। मतलब व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग, जब कंडक्टर मूव करेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा इंड्यूस करंट आएगा ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्यू से पी जाएगी या पी से क्यू, तो उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। यहीं पर देख लेते हैं, फिर वहां लिख देंगे थ्योरी में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? तो राइट हैंड की थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर कर दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये होता है एफ, ये बी, ये आई। जैसा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है एफ बी आई, वैसा ये भी रहता है एफ बी आई। बट राइट हैंड का रूल, हम राइट हैंड रूल तब यूज करते हैं जब करंट की डायरेक्शन निकालना हो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है जब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ। तो यहाँ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम बताना चाह रहे हैं कि किधर जाएगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ, एफ बी आई। आई करंट है, ये बाद में बताएंगे, एफ बी, बी किधर है? अंदर की तरफ, अंदर रखा,
बी अंदर है ना, फोर्स किधर लगाया, इधर की तरफ, कंडक्टर इधर मूव कर रहा, फोर्स थंब बताता ना, एफ, थंब को ऐसे, बी अंदर की तरफ, करंट किधर गया, नीचे की तरफ, ऐसे रखा मैंने, एफ बी आई, एफ बी आई, बी किधर है, अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगा, लेफ्ट साइड, करंट किधर गया, नीचे, यानी कि P से Q की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हुआ, P से Q की तरफ, इसी को हम लोग लिख देते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कैसे इसको बता रहा है, तो यहां लिख लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो यहां लिख लेते हैं if we stretch the thumb, forefinger and middle finger of our right hand mutually perpendicular, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो पहला तो ये हो गया, हमने इनको परपेंडिकुलर कर दिया टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया। अब कैसे बताना है, एफ बी आई सबसे बाद में बताओगे क्योंकि ये तो रिजल्ट है ना करंट, तो एफ और बी पहले बताएंगे, अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां लिख लेते हैं फोर फिंगर placed in the direction of magnetic field and thumb is placed in the direction of force, then middle finger shows the direction of induced current, the direction of induced current। ये हो गया हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कैसे बताया, एफ बी आई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में इसको रखो, एफ बी आई, फोर्स इधर लगे उधर, फोर्स की डायरेक्शन में थंब रखो, तो करंट की डायरेक्शन जो बताएगा वो क्या बताएगा, मिडिल फिंगर। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसको आराम से आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ दो तीन चीजें हैं जो मार्क कर लेते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक फोर्स, और लास्ट में इंड्यूस करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक क्वेश्चन ही है, और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, मैं अगली स्लाइड में लाऊंगा, इस स्लाइड में ज्यादा बन नहीं पाएगा, 26 स्लाइड ऑलरेडी है ना। ये देखें एक क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए कितनी बार आया है, 2012 में आया, फिर 14 में, 14 के बाद 19 में आया, मतलब 4-4, 5-5 साल का गैप रहता है क्वेश्चन में आने में। मतलब 19 का क्वेश्चन 25 में आ सकता है, 20 का क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन आ सकता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6, 9-9, 8-8 साल के गैप रहे हैं, 8 साल बाद अचानक से क्वेश्चन आ गया है ना, तो ऐसा भी होता है। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बाकी सब देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बाकी छोटा क्वेश्चन है, इतने में तो पूरा सॉल्व हो जाएगा ये, इतना भी नहीं, आधे में, क्वेश्चन की लेंथ है बस ज्यादा। क्वेश्चन क्या लिखा, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल, इसको न्यू लिख देते हैं ऐसे, विथ वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे एक ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा, ये सर्कल है, सर्कल में घूम रहा, ये रॉड का एक एंड है ऐसा, ठीक है, ये है रॉड हमारी ऐसे घूम रही, लिखा ना, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस R इज रोटेटेड विथ फ्रीक्वेंसी न्यू विथ वन एंड हिंग एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस L, रेडियस L, भाई जो वायर की लेंथ है वही उसकी रेडियस होगी सर्कल, ये है ऐसे, इसको मैंने फिक्स कर दिया और ये घुमा दी, ये फिक्स है,
ये एक जगह फिक्स है और ये घूमेगा, तो ये तो इसकी रेडियस एल है ना, तो ये सर्कल ही बनाएगा पाई एल स्क्वायर का। आगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या लिखा, ध्यान से देखो, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पैरेलल टू द एक्सिस का मतलब, ये रिंग थी, रिंग में हमने रॉड घुमाई है सर्कल में, रिंग के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, मतलब थीटा कितना बना, 0। मैग्नेटिक फील्ड भाई ये रिंग है और रॉड ऐसे घूम रहा, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो ऐसे जाएगा ना। इसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट इन द रॉड। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ला सकते हैं हम भाई, ये हमारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड हमारा घूम रहा है, ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब इसकी लेंथ हमने ले ली है एल, और ये जब घूम रहा है तब इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना सिंपल है भाई, देखो, ईएमएफ इंड्यूस, पहला ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। बोलो, लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी लिख लो, एक ही बात है। फाई को लिखेंगे बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज हो नहीं रहा इसलिए बी, एरिया चेंज हो नहीं रहा तो ए, ऐसे बी इंटू ए, ठीक है। और डेल्टा टी को हमने लिख दिया, डेल्टा टी को हम लिख देते हैं टी, क्यों, क्योंकि जब ये साइकिल में घूमेगा तो एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लेगा, टी, तो हमने टी लिख दिया, तो क्या आ गया, बी इंटू ए अपॉन टी, ठीक है। अब b की वैल्यू को हम, b को तो b लिखेंगे, एरिया को लिख सकते हैं हम पाई एल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, पाई एल स्क्वायर। 1 अपॉन टाइम को हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया, b इंटू पाई एल स्क्वायर इंटू न्यू। इसी को कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आया हुआ है इसलिए मैं इसी को बता रहा हूं, बाकी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी। न्यू देखो, हमें पता ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू को मैं लिख सकता हूं ओमेगा अपॉन में 2 पाई। यहां ध्यान से पाई से पाई कट करो तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई हाफ, पाई से पाई कट गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका ग्राफ भी पूछा गया है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है, उसका न्यूमेरिकल भी आया है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। फिलहाल हमें यहां तक करना था इस क्वेश्चन में, बाकी मैंने ये 2 स्टेप अलग से बताए हैं समझने के लिए, ठीक है। पहला तो आ गया, दूसरा इसी में बोला था इंड्यूस करंट, आई इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू, हम आई आर लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ, ये ऊपर वाला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी पाई एल स्क्वायर इंटू न्यू। तो यहां आई निकालना था तो आई इक्वल टू क्या, आर नीचे आए, बी पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन में आर। ये पहला, इसका आंसर ये दूसरे का। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा बोला है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। क्या लिखा, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ करंट, भाई करंट मूव कर रहा है वायर में, तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन बताना है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। पहले फोर्स का बताना है मैग्नीट्यूड और इसके बाद डायरेक्शन, बिल्कुल सिंपल सा। फोर्स के बारे में बात कर रहा, फोर्स के बारे में बात कर रहा, फोर्स क्या होगा, तो करंट कैरिंग, इसमें तो करंट जा रहा ना, अब करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो फोर्स क्या लगेगा, आई बी एल, क्या लगेगा, आई बी एल। ये फोर्स क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो तो फोर्स आई बी एल होता है। फोर्स को फोर्स लिखा, आई की वैल्यू रख दो ये वाली, और बी एल को वैसे, तो आई की वैल्यू क्या है, बी
चाहो तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो इसको r से डिवाइड करके, है ना। तो मैंने i की जगह लिख दिया b पाई l स्क्वायर न्यू अपॉन में r, ये हो गया i की वैल्यू। अब इसके बाद b इंटू एल था तो यही b इंटू एल कर दिया, तो फोर्स हमारा आ गया b स्क्वायर एल स्क्वायर पाई न्यू अपॉन r, ये ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन ही बतानी है, डायरेक्शन बताओ भाई कैसे घूमेगा। राइट हैंड रूल लगाए, एफ बी आई, बी कैसे है अंदर की तरफ, फोर्स कैसे लग रहा, इधर ऐसे घूम रहा। तो अगर फोर्स ऐसे घूम रहा है, फोर्स ऐसे इधर लग रहा ना, पहले इधर लग रहा फिर इधर घूमेगा वो, तो करंट किधर, नीचे की तरफ, करंट किधर देखो एफ बी आई, बी किधर अंदर की तरफ, एफ किधर लगा तो ये कॉइल ऐसे घूम रहा, ऐसे इधर की तरफ, तो करंट किधर है, नीचे की तरफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, कॉइल की तरफ चलेगा ऐसे, एंड से इधर की तरफ। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को देना चाहूं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बी से ए की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन पूछा होगा ना, फोर्स क्यों पूछेगा दादा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में जब लेक्चर का टाइम होने लगता है ना दिक्कत आती है, क्योंकि मैं सुबह से यहीं पर हूं और अभी 4 बज रहे दिन के। क्या पूछा था, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, फोर्स का डायरेक्शन पूछा है। फोर्स का डायरेक्शन तो इससे लाते हैं ना, एफ बी आई, एफ फोर्स है ना, लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स पूछा एफ बी आई, एफ बी, बी अंदर, आई किधर, ऊपर की तरफ, आई तो ऐसे चलेगा ना, आई ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, सॉरी जस्ट मेरा इधर है, तीसरा क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द रॉड, पावर पूछा है, तो पावर वाला पॉइंट देख लेते हैं इसी के आगे। भाई पावर कितना होगा, तो पावर के लिए, पावर के कई फॉर्मूले होते हैं, v इंटू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, एफ इंटू वी। क्या पूछा इन्होंने, कौन सा पावर पूछा है देख ले, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द रॉड, पावर कितना लगेगी रॉड को रोटेट करने में, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, ठीक है। तो मैंने अच्छा पावर लॉस पूछता, क्या पूछता, पावर लॉस, तो इसको मैं आई स्क्वायर आर से कर देता, ठीक है। फिलहाल फोर्स इंटू वेलोसिटी लगा लें, फोर्स का वैल्यू कितना आया, फोर्स की वैल्यू आई है बी स्क्वायर एल स्क्वायर पाई न्यू बाय आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर पाई न्यू अपॉन आर इंटू वी। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा होगा आप लोगों ने, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर होता है यहाँ रेडियस, तो यहां फिलहाल लगेगा एल ओमेगा, v को मैं लिख देता हूं ओमेगा इंटू एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस एल है ना, तो ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तो आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर पाई न्यू अपॉन आर, ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई न्यू, ओमेगा क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू, और एल को एल लिख दिया, और ये आंसर आ गया, कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर एल क्यूब न्यू स्क्वायर अपॉन आर, 2 पाई स्क्वायर एल क्यूब न्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आएगा, ठीक है। न्यू के टर्म्स में ये है, ओमेगा के टर्म्स में होते तो हम इसको चेंज कर सकते हैं भाई, ओमेगा के टर्म्स में कैसे, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू लिखते हैं, जहां न्यू था वहां हमें ओमेगा अपॉन 2 पाई करना था, बस इस चीज का ध्यान रखना और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आज के दिन का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है इसलिए लास्ट में इसको दे रखा है। क्या है क्वेश्चन, अ सीलिंग फैन
ईच ब्लेड्स रोटेट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5। सीलिंग फैन देखा होगा, लगे रहते हैं ऊपर लगा हुआ है, वो रोटेट कर रहा है, रेडियस 0.5 मीटर है ब्लेड की। इफ द फैन मेक्स 20 रोटेशन पर सेकेंड, 20 रोटेशन पर सेकेंड का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 20 हर्ट्ज। रोटेशन पर सेकेंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया है 8 × 10⁻⁵ टेस्ला। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द इनर एंड आउटर एंड्स ऑफ ईच ब्लेड। ईएमएफ बताना है, क्या दिया था इसमें, रेडियस दिया था, रेडियस दिया था 0.5 मीटर। ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो। अभी हमने देखा सर्कल में घूम रहा था कॉइल, ये पंखा ही तो है, ऐसे ऐसे घूम रहा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था, B πl² इंटू न्यू, सीधा फॉर्मूला। क्या लिखा हमने, B πl² इंटू न्यू। कैसे आया पता ही है, अभी करा थोड़ी देर पहले हमने, कैसे आया, B इंटू एरिया अपॉन में टाइम, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, B की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁵, पाई को पाई लिखा, L की वैल्यू, L मतलब रेडियस, यहां इसको L लिख लो, L मतलब रेडियस, 0.5 × 0.5, फ्रीक्वेंसी कितनी 20। सॉल्व कर लो इसे, पाई को पाई लिखेंगे, 5 × 5 25, 25 × 2 50, जीरो देख लेंगे अपन, 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 मतलब 5, 5 × 8, 8 × 40, 4। देखो पॉइंट हटाया, कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 5 × 5 25, जीरो से एक जीरो कट हो गया, 25 × 2 50, 50 का एक जीरो कट हो जाएगा, बाद में कर लेना यार, 50 का एक जीरो है ध्यान रखना, 50 और 8 5 40, कितना हो गया 400, एक जीरो से एक जो 40 बचा, 40 मतलब 4 रखो, एक जीरो इधर निपटा लेंगे, तो ये बचा 4 पाई × 10⁻⁴, एक जीरो रह गया था, इससे कम कर दिया हमने, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 का एक जीरो गया 5, 5 8 40, 40 का एक जीरो इधर गया 4 बचा, सही है, वोल्ट। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज के दिन का, ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ये भी एक नया जोड़ा मैंने अभी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो, लोगों को बताओ, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और पढ़ते रहो आप भी, सभी लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं जल्दी अगला लेक्चर लेके, ठीक है। जय हिंद।